तो हेलो तो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट होने वाला है। यानी आज लास्ट क्लास होने वाली है और आज पहला चैप्टर अपन बिल्कुल खत्म कर देंगे, थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने पहले चैप्टर के अंदर बड़ी ही अच्छे तरीके से मस्ती करते हुए बढ़िया क्लास ली है और अच्छे तरीके से पूरा पढ़ा है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। फिर कई सारी अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ी, रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण अपन ने पढ़े, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण अपन ने पढ़े। ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया पढ़ी, उष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ी और विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी, संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, एक विद्युत वियोजन अभिक्रिया पढ़ी। तो सारा का सारा एज इट इज जैसे मैंने नोट्स लिखा है ना, वैसे के वैसे आपको याद रखना है। क्लियर है? बाकी गारंटी मेरी है कि आपका एक नंबर भी आपके 10th क्लास की बोर्ड में आरबीएससी में एक नंबर भी कटने वाला नहीं है, गारंटी मेरी है। ठीक है, आज इस चैप्टर को अपन खत्म कर लेते हैं। उसके बाद में तो एक से दो पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा कि एक चैप्टर आपके टिप्स पर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें लास्ट टॉपिक डालेंगे अपन दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक डालो, दैनिक जीवन में उपचयन। मेरी आवाज तो क्लियर है? मेरा माइक ऑन है जी, मेरा माइक ऑन है। उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, अभिक्रिया का प्रभाव यानी दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया क्या क्या प्रभाव डालती है, आज वो पढ़ना है। क्लियर है? मैं माइक चेंज कर लेता हूं मेरा, जब तक आप टॉपिक डालो। ठीक है, मैंने माइक चेंज कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छा आवाज आएगी। ठीक है, आपने टॉपिक डाला यानी हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया, जो हमने अभिक्रिया पढ़ी थी उपचयन अपचयन, उसमें उपचयन अभिक्रिया क्या प्रभाव डालती है हमारे दैनिक जीवन के अंदर। क्लियर है? तो इसके अंदर फर्स्ट नंबर टॉपिक डालेंगे संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण, संक्षारण टॉपिक डालो। लिखना स्टार्ट करो। जब कोई धातु, जब कोई धातु आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता बोलते हैं, कोष्टक में मैं लिख भी रहा हूं, नमी को, यानी जहां पर थोड़ा थोड़ा पानी पड़ता है ना, उसको बोलते हैं आर्द्रता। आर्द्रता बोलते हैं किसको? नमी को। कोमा अम्ल आदि के, आदि के संपर्क में, आदि के संपर्क में आती है, आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत, जिससे धातु की ऊपरी, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं, इसे संक्षारण कहते हैं। क्लियर है? मैं देख लेता हूँ, चमक तो नहीं आ रही है बोर्ड पे, नहीं आ रही है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई, अब पहले समझो एक, जब कोई धातु, धातु बोलते हैं कोई भी मेटल, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, कॉपर, जो भी है। ठीक है, जब कोई धातु, मान लो लोहे के ऊपर आर्द्रता, नमी, नमी यानी लोहे पे जब थोड़ा सा पानी पड़ता है, या फिर जब लोहे को अम्ल, अम्ल बोलते हैं एसिड को, एसिड में थोड़ा सा डाल दोगे तो उसके संपर्क में आते ही क्या होता है, लोहे पर जंग लगने लग जाता है, आता है ना। तो जिससे लोहे की यानी धातु की ऊपरी परत, लोहे की ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, हल्की सी रेड रेड ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु की परत, सॉरी, जब कोई धातु आर्द्रता, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। क्लियर है? एक बार उतार लीजिए। उतार लिया? पॉज करके उतार लो।
आज चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसी के नीचे लिखना, टॉपिक तो क्या हो लिख लो, उदाहरण, नीचे लिखो उदाहरण। अब आएगा आपको कि समझ में कि संक्षारण क्या है। उदाहरण, उदाहरण में लिखना लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। फिर सेकंड नंबर लिखना चांदी पर, चांदी ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ये हिंदी कम आती है, ठीक है, बड़ी मात्रा आएगी। चांदी पर काली परत चढ़ना, परत चढ़ना, चांदी पर काली परत चढ़ना। तांबे पर, अगला उदाहरण, तांबे पर हरी परत चढ़ जाना, चढ़ जाना, तांबे पर हरी परत चढ़ जाना आदि। ठीक है, संक्षारण के क्या क्या उदाहरण है, एनसीईआरटी में जो लिखे हैं वही लिख पड़ेंगे अपन। लोहे के ऊपर जंग लगना इसका उदाहरण है। ठीक है, अगला लिखेंगे आप चांदी पर काली परत। जैसे चांदी जो चीज होती है ना, चांदी, तो चांदी के ऊपर जो क्या पहन के रखते हैं तो चांदी पे ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो ये भी किससे होता है, हम लोग हाथ धोते हैं तो पानी लगता है। ठीक है, तो पानी, वो नमी को पानी बोलते हैं। तो जैसे ही मेटल पे पानी लगेगा तो उस पे ऊपर धीरे ऊपर ऊपर की परत क्या है कि कमजोर होने लगती है, तो चांदी पर काली परत चढ़ जाती है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, तांबे, तांबा कॉपर को, ठीक है, तांबे, तांबा बोलते हैं कॉपर को, तो तांबे के ऊपर हरी परत, तांबे के बर्तन हमारे घरों में होते हैं तो उस पर हरी परत चढ़ जाती है। तो ये सब क्या है, संक्षारण है, संक्षारण है। क्लियर है? जल्दी से उतार लो तीनों एग्जाम्पल। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। अब बोर्ड पे देखो, अब आपको किसी चीज को यानी लोहे को, चांदी को, कॉपर को, इन सबको संक्षारण से बचाना है। ठीक है, मान लो जंग लगने से बचाना है, तो अब टॉपिक डालना संक्षारण से बचाओ, संक्षारण से बचाओ। यानी संक्षारण से कैसे बचाव करोगे, यानी जंग लग गया, हरा हो गया कॉपर, इन सब से कैसे आप लोग बचाओगे, ठीक है, वो पढ़ना है। ठीक है, अब लिखना फर्स्ट पॉइंट, पेंट कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या कर देते हैं हम, कलर कर देते हैं, पेंट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे विद्युत लेपन करना चाहिए, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन करना चाहिए। विद्युत लेपन बोलते हैं लोहे के ऊपर जो पॉलिश कर देते हैं ना, वो स्प्रे से, इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट में वो बिजली लगा के ऐसे कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, विद्युत लेपन कर देना चाहिए। एक नया वर्ड आएगा यशद लेपन। ठीक है, डायरेक्ट याद रख लेना, यशद लेपन कर देना चाहिए, करना चाहिए। यशद लेपन अपन अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, यशद लेपन क्या होता है। तो अभी तो ये याद रख लो कि जंग से बचाने के लिए क्या कर देना चाहिए, यशद लेपन कर देना चाहिए। तो तीन चीजें उतार लो, आपको संक्षारण से बचाव करना है तो पेंट कर दो, ठीक है, विद्युत लेपन कर दो, यशद लेपन कर दो। एक और लिखा देता हूं मैं, तेल या ग्रीज, तेल या ग्रीज लगा देना चाहिए, तेल या ग्रीज लगा देना चाहिए। ठीक है, यानी आप ये संक्षारण से बचाना चाहते हो, संक्षारण बोले तो जंग से बचाना चाहते हो, तो क्या कर दो, पेंट कर दो, कलर कर दो, विद्युत लेपन स्प्रे कर दो। यशद लेपन एक नया वर्ड है, अगले चैप्टर में अपन सीख लेंगे, अभी ये याद रख लो, तेल लगा दो या फिर ग्रीज लगा दो या फिर ऑयल लगा दो, इससे कि संक्षारण से क्या हो सकता है, बचाया जा सकता है। आज एग्जाम्पल ही ले लो यार, हमारे गर्मी आती है तो हम हमारी कूलर के टैंक में क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कूलर के टैंक में पानी भरेंगे, पानी भरेंगे तो उसमें जंग लगेगा, जंग से बचाने के लिए क्या कर देते हैं, ब्लैक ऑयल, ऑयल कर देते हैं या फिर पेंट कर देते हैं, करते हैं ना, सेम। जल्दी से छाप लो। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव में पहला हमने पढ़ा क्या, संक्षारण। क्लियर है? एक बार पूरा रिवाइज कर लो यार, जितना ज्यादा रिवाइज करेगा उसके लिए उतना ही बेहतर है। तो रिवाइज जरूर करते रहना, और डेली जो रिवाइज करेगा ना, तो डेली रिवाइज करना उससे बेहतर है। तो मेरा तो ये कहना है रिवाइज डेली करना, है ना।
क्लियर है? आई होप आपने उतार लिया होगा। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इसी में ही है, दैनिक जीवन के उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव में ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सेकंड नंबर डाल लो, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमने संचारण को डाला था। ठीक है, डालो विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता लिखना स्टार्ट करें। वसायुक्त, वसायुक्त और तेलीय, तेलीय बोले तो तेल वाली खाद्य सामग्री, तेलीय खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री बोलते हैं ऐसी चीजें जिनमें तेल आता है, खाने की चीजें, कौमा वायु के संपर्क, वायु के संपर्क में, वायु के संपर्क में आने पर, आने पर अपचयित, अपचयित हो जाती है, हो जाती है, अपचयित हो जाती है, जिनसे, जिनसे उनके स्वाद, स्वाद व गंध, गंध बोले तो खुशबू या फिर बदबू को आप बोल सकते हैं, गंध यानी स्मेल होती है, गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसे विकृत गंधिता, इसे विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, एक बार छापो, फिर मैं समझाता हूं आपको क्लियरिटी के साथ में विकृत गंधिता किसे कहते हैं। हाँ, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है। सॉरी, अपचयित को है ना उपचयित करना, मैंने उ लिखा था, उ है ये। ठीक है, उपचयित हो जाती है, सही कर लेना एक बार। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, उपचयित हो जाती है, जिनसे उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर है? अब आइए अपनी आम भाषा में विकृत गंधिता को समझते हैं। मान लीजिए आपने रात को बनाया है बढ़िया शानदार सा अच्छा सा खाना, ठीक है, मान लो कि मटर पनीर अच्छा तरीके से बनाया, जब आप खा लेते हैं खाने में, ठीक है, मटर पनीर खा लिया, ठीक है, मटर पनीर में तेल होता नहीं होता, तो देखो क्या लिखा, वसायुक्त, वसा भी तेल को, ऑयल को बोलते हैं, या फिर तेलीय खाद्य सामग्री। अब खाने के बाद जो सब्जी बचती है, ठीक है, तो उसको अपन अगर बाहर रख दें फ्रिज के, जब बाहर रख देते हैं तो हवा लग जाती है उसमें, तो हवा, तो तेलीय खाद्य सामग्री वायु किसके संपर्क में आई, हवा के संपर्क में, और जैसे संपर्क में आती है तो क्या हो जाता है, उसका उपचयित हो जाती है, जिससे हमारी सब्जी में क्या होता है, खराब हो जाती है सब्जी। खराब होने से क्या हो जाता है, या तो उसका सब्जी का स्वाद बदल जाता है, या फिर उसकी गंध, गंध बोले तो स्मेल आने लग जाती है उसके अंदर, ठीक है, उस स्मेल में परिवर्तन आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि सुबह, रात की सब्जी सुबह क्यों नहीं खाते, क्योंकि विकृत गंधिता हो जाती है, इसलिए नहीं खाते। क्लियर है? तो वही लिखा, वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री यानी तेल वाली खाद्य सामग्री वायु यानी एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन यानी बदल जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर है? जल्दी से उतार लो। जल्दी से उतार लो। एक चीज और पढ़ना है, विकृत गंधिता से रोकने के उपाय। कैसे आप विकृत गंधिता को रोक सकते हो, आपकी सब्जी खराब होने से कैसे रोक सकते हो। क्लियर है? अब लास्ट टॉपिक डाल लो, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता रोकने के उपाय, रोकने के उपाय, विकृत गंधिता रोकने के उपाय डाल लो। कैसे कैसे आप अपने विकृत गंधिता को रोक सकते हो। ठीक है, अब लिखना है इसमें फर्स्ट नंबर, प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग कर कर,
उपयोग कर कर। अब प्रतियोक्सी कारक क्या होता है कि वो उपचयन होने नहीं देता। अब मान लो कि आपकी सब्जी में नींबू डाल दिया, खटाई डाल दी, टमाटर डाल दिए, तो क्या होता है, सब्जी चल जाती है, मतलब बाहर रखने पे भी खराब नहीं होती है, तो उसे ही बोलते हैं क्या, प्रतियोक्सी कारक। लेकिन हमें वो नींबू खटाई नहीं लिखना है, हमें एनसीईआरटी की प्रॉपर लैंग्वेज लिखना है, क्या, प्रतियोक्सी कारक का उपयोग करके, या फिर वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। वायु रोधी बर्तन, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। ठीक है, अब समझो, वायुरोधी बर्तन का मतलब होता है ऐसे बर्तन जो पैक हो। ठीक है, पैक बर्तन में रखोगे तो वायु यानी हवा के संपर्क में आपकी सब्जी ना आएगी और आपकी सब्जी विकृत गंधिता के कारण स्वाद नहीं बदलेगा, ये गंध नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी, खराब नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करें, बंद बर्तन में रखें, खुले बर्तन में ना रखें। ठीक है, तो वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। थर्ड नंबर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस रखकर। गैस द्वारा लिख लो आप तो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा महंगा उपाय है। क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी कहती है वायु के स्थान पर यानी हवा के स्थान पर आप अपने बर्तन को या जो भी चीज है आपकी उसको उसमें क्या डाल दो, नाइट्रोजन गैस। अब मानो आप जो चिप्स खाते हैं, ठीक है, चिप्स आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो चिप्स जो खाते हैं तो चिप्स के अंदर एक गैस डली हुई आती है, क्योंकि चिप्स तो बहुत पहले के पैक हो रखे हैं। ठीक है, लेकिन वो खराब क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें एक गैस डली हुई आती है जिसका नाम नाइट्रोजन गैस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने नहीं, आरबीएससी ने कई बार पूछा है कि मार्केट में बिकने वाले चिप्स क्यों खराब नहीं होते हैं, कौन सी गैस उसमें भरी जाती है, तो याद रखना, स्टार लगा लेना, अंडरलाइन कर लेना, कौन सी गैस भरते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस। तो ये बोल रहा है कि आपकी विकृत गंधिता से बचाना है आपको, तो क्या कर दो, वायु की जगह पे कौन सी गैस भर दो, नाइट्रोजन गैस भर दो। ठीक है, और लास्ट लिख लो फोर्थ नंबर, शीतलन शीतलन द्वारा कोष्टक में लिख लेना, शीतलन को क्या बोलते हैं, ठंडा करना। ठीक है, शीतलन द्वारा का मतलब क्या है, आप अपने फ्रिज में रख दो, सबसे बेहतर उपाय है आज के दौर में सब्जी को सही बचाने का, रात की सब्जी सुबह खाने का, फ्रिज में रख दो। और फ्रिज में रख दोगे तो जिससे क्या होगा, शीतलन द्वारा यानी विकृत गंधिता को रोका जा सकता है और रात की सब्जी सुबह खाई जा सकती है। क्लियर है, सारे के सारे एग्जाम्पल उतार लो और बचाने के उपाय उतार लो, जल्दी करिए। आई होप आपने उतार लिया होगा। और ये थी आपके इस चैप्टर की लास्ट स्टेज। यहाँ पर आपका पूरा पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म हो जाता है, द एंड। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि मैंने 4 से 5 क्लास ली है और आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स लिखा के समझा के पढ़ाया है। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने पहली वीडियो में मेरी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। दूसरी बात, अगर देखो समझ में कभी कम भी आए ना तो एक काम कर सकते हो, कहीं भी आप बैठे हैं, मान लो कभी खाना खाने गए कहीं, ठीक है, खाना आने में देर हो रही है, तो क्या करें, कुछ भी नहीं, मेरी वीडियो को ऑन करो और रिवाइज कर लो जल्दी से। आधे घंटे की तो वीडियो है, ठीक है, आधे घंटे की वीडियो को ऑन करें, ऑन करके खट से देख ली तो अपने आप अपने माइंड में रिकॉल हो जाएगी ये चीजें। और जितनी बार ज्यादा बार आप मेरी क्लास लोगे तो उतनी ज्यादा ही आपके माइंड में रिकॉल होती रहेगी और एक टाइम आएगा कि वही चीज आपके माइंड में छप जाएगी जो कि आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हो। तो मैंने 5 क्लास मेरी हुई होगी शायद, हाँ 4 पहले डाल दी, एक ये थी। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यहाँ पर चैप्टर की एंडिंग होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, ये मैंने लिखाए हैं नोट्स, ठीक है, गारंटी देते हैं इस नोट्स के बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लो वो बोले कि विकृत गंधिता रोकने के क्या उपाय हैं, तो ये रहे 4 उपाय लिखा दिए, लिख आओ। वो बोले संक्षारण रोकने के क्या उपाय हैं, 4 उपाय लिखाए थे, वो लिखी आओ। वो बोले संक्षारण क्या है, संक्षारण पढ़ाया क्या है। वो बोले विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता पढ़ाई क्या है। ठीक है, मैंने पढ़ाई विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं,
विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी, याद करो। तो नोट्स को देखो, आप नए-नए बच्चे हो 10th क्लास में, तो कोई-कोई ऐसा भी होगा कि पहली बार नोट्स लिख रहा होगा, ठीक है? तो आपके पास पहली बार लिख रहे हैं तो थोड़ा टफनेस आती है, ठीक है? लेकिन क्या करना है, नोट्स से ही याद करना है, वही नोट्स को वहाँ लिखे आना है, ठीक है? नोट्स बहुत सिंपल होते हैं और ट्यूशन आंसर याद करने की अपेक्षा। क्लियर है? उसके बाद अब अगला पॉइंट सुने मेरा। ये नोट्स मैंने लिखा दिए, नोट्स अच्छे तरीके से रट लेना, पानी में घोल के पी जाना, शरबत को बना के पी जाना, चाय की मिठास में पी जाना। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये चैप्टर की एंडिंग हो चुकी है नीचे, ठीक है? अब क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींच देना। अब खोलना पहला चैप्टर की एनसीईआरटी। पहले चैप्टर की एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी खोलने के बाद आगे लास्ट में जाएंगे पहले चैप्टर के, जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्या बोला, जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ना एनसीईआरटी ने, उसको क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर कर लेना। जिससे क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का पर्पस पता लग जाएगा कि यार कैसे मुझे आंसर लिखना है। और दूसरी बात मैं बताऊं, देखिए कि बोर्ड के अंदर 20 से 30% क्वेश्चन तो वो आते हैं जो हमारी बुक के पीछे होते हैं। मान लो 30% क्वेश्चन वो आते हैं जो कि हमारी बुक के पीछे होते हैं, जैसे एनसीईआरटी खोलेंगे ना, पीछे 30% क्वेश्चन उसी में से आते हैं बोर्ड एग्जाम में। बाकी 70% जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रॉपर नोट से आएंगे, तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये खत्म होने के बाद थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन आपके पास पासबुक हो या फिर बुक हो कहीं से भी, या फिर एक सबसे सिंपल चीज बता देता हूँ, पासबुक भी नहीं, बुक की भी जरूरत नहीं, मोबाइल तो है ना जिससे मेरी वीडियो देख रहे हो, उसी मोबाइल में एक वो बहुत सारे ऐप हैं, ठीक है? आरबीएससी सॉल्यूशन के नाम से, हिंदी मीडियम सॉल्यूशन के नाम से, या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से बहुत सारे ऐप हैं। कोई भी ऐप निकाल लो, उसमें सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है? तो मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट मोबाइल पे काम करते हैं, अपन प्रॉपर ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो कुछ मत करना, ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें क्वेश्चन मिल जाएँगे, आंसर मिल जाएँगे, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, ऐसे कैसे इस चैप्टर के लास्ट के पूरे क्वेश्चन आंसर आपको करना है, ठीक है? उसके बाद कुछ नहीं करना, नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन आंसर पढ़ो, एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो फिर मेरे ऊपर है। क्लियर है? आई होप आप लोगों के पहला चैप्टर समझ में आया होगा। अब अपन अगले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, देखेंगे कौन सा चैप्टर अपन को स्टार्ट करना है, क्योंकि अपन देखो मेरी थ्योरी ये कहती है कि मैं कभी भी लाइन से नहीं चलता, ठीक है? अगर कभी पहला पढ़ा दिया तो पहले के बाद मैं 5वें पे भी पहुंच सकता हूँ, दूसरा छोड़ के, तीसरा छोड़ के। मैं वो पढ़ाता हूँ जो कि बच्चे को सबसे सिंपल सिंपल सिंपल, टफ 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 टफ, यानी मैं पहली सीढ़ी चढ़ाता हूँ, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। मैं ये नहीं चाहता कि पहली सीढ़ी बच्चा चढ़े उसके बाद डायरेक्ट मैं 10वीं सीढ़ी दिखा दूँ, क्योंकि यार 8 से लेकर 9वीं सीढ़ी कहाँ गई, ठीक है? तो मैं वैसे पढ़ाऊंगा, सिंपल सिंपल, उससे टफ, उससे टफ, उससे टफ, एक टाइम आएगा बहुत टफ, लेकिन उस इतने बड़े बड़े टफ चैप्टरों को बहुत सिंपल बना दूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहे तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में। बाकी याद रखिएगा संडे की छुट्टी रहेगी, संडे को क्लास अपलोड नहीं होगी, ठीक है? मंडे से सैटरडे तक क्लास अपलोड होगी, बाकी संडे की ऑफ रहेगा, तो संडे को क्लास अपलोड नहीं होगी। आप भी इंजॉय करें, हमें भी इंजॉय करने दें। बाकी एक चीज का जरूर याद रखें, जो पढ़ रहे हैं उसको रेगुलर अपनी साइंस की कॉपी खुलना चाहिए, चाहे पढ़ो मत लेकिन पेज ही पलट के देखो, ठीक है? चाहे पढ़ो मत, 2-4 लाइन पढ़ लो जिसके आपके माइंड में रिकॉर्ड हो जाए। जो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा उसकी परसेंटेज उतनी ज़्यादा बनेगी। और एक बात मैं बता देता हूँ कि आपने अगर परसेंटेज आपकी 75 से ऊपर बना ली ना, तो राजस्थान सरकार एक अनुप्रति योजना देती है। देखिए, अनुप्रति योजना के तहत अगर आपकी परसेंटेज 75% बन जाती है, तो आप बड़ी-बड़ी कोचिंग एलन मोशन या बड़ी-बड़ी कोचिंग आकाश जैसी कोचिंग में भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ोगे, ठीक है? यानी 1.5 2-2 लाख रुपए जो फीस होती है ना, वो आपकी फीस गवर्नमेंट भरेगी, ठीक है? तो अपनी कोशिश ये रहना है कि 10th क्लास में 75% पार करना है आपको, ठीक है? 75% पार कर लिया तो बहुत बेनिफिट है। गवर्नमेंट आपको 1.5-2 लाख रुपए की फीस बिल्कुल फ्री पढ़ाएगी बड़ी-बड़ी कोचिंगों में। आपको गवर्नमेंट 40,000 रुपए पर सालाना, 1 साल के 40,000 रुपए भी देगी रहने खाने के, तो बहुत बेनिफिट है। बस मेहनत जारी रखो, रिजल्ट का इंतजार मैं हूं ना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय। आपके फ्रेंड्स को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही रखे हो, नहीं कर रखे हो तो भी कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।